बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस सेमिनार का बेसिक मकसद ये है कि हम एक क्वालिटी पेपर किस तरह लिखते हैं, उसको किस तरह उसके लिए अप्रोप्रिएट जर्नल चूज़ करेंगे जिसमें हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। और बेसिकली एक अच्छा पेपर लिखने के लिए हमें क्या-क्या कंसेप्ट्स चाहिए, ये सब कुछ हम इस आज के सेमिनार में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक अच्छा पेपर लिखने के लिए बहुत सारे हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिनमें ये है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है यूनिक और लेस एक्सप्लोर्ड रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहली बात ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है, जो प्रॉब्लम जिस पे हमने काम करना है, उसको मद्देनज़र रखना होता है। उसके बाद हम उसके रेलेवेंट जितने भी रिव्यू आर्टिकल्स हैं, उसके बैकग्राउंड को देखने के लिए लिटरेचर रिव्यू जो होता है, एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, ये स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो हैं उनके गैप्स वहाँ से हमें डिटरमिन करने पड़ते हैं कि उस वक़्त तक लोगों ने क्या काम किया है और उनके अंदर क्या गैप्स हैं कि जिनको हम दूर कर सकते हैं और उस रिसर्च को इम्प्रूव कर सकते हैं। या उसका एप्रोप्रिएट जो सॉल्यूशन है, जो उससे बेहतर सॉल्यूशन है, हम क्या ला सकते हैं। उसके बाद एक पेपर लिखने के बाद क्योंकि जो जितने भी जर्नल्स होते हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हर जर्नल ये चाहता है कि हम हमारे अंदर जो पेपर पब्लिश हो वो एक क्वालिटी का पेपर हो। तो ये कोशिश करनी चाहिए जिस जर्नल में हम पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं उस जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें एग्जिस्टिंग जो पेपर पब्लिश्ड है हमें उनको भी देखना चाहिए। और फिर ये है कि जर्नल चूज़ करना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी हम कोई पेपर पब्लिश करते हैं तो उसके लिए ये लाज़मी है कि आप उस जर्नल का जो है स्कोप वो लाज़मी स्टडी करें। क्या उसके स्कोप में आपका पेपर फिट होता है या नहीं होता? क्योंकि जब भी हम पेपर सबमिट करते हैं तो एडिटर जो होता है या एडिटर इन चीफ जो होता है वो सबसे पहले खुद उस पेपर को देखता है और उसके पैनल में जो लोग होते हैं एडिटोरियल बोर्ड में वो उसको देखते हैं, यानी वो डेस्क पे ही आपके पेपर को रिटेन रखते हैं या उसको वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं इनिशियली स्टेज पे। तो उसमें लाज़मी ये है कि आपका पेपर किसी जर्नल में बेस्ट फिट कब होगा कि जब आप उस पेपर को सबमिट करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसके स्कोप को, बाकी रिक्वायरमेंट को, फील्ड ऑफ स्टडी को, उन सब चीज़ों को मैच करें। और दूसरा ये है कि जर्नल की फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स और बाकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लाज़मी देखें। चूँकि होता ये है कि जब आप क्या पेपर यानी प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं होती है और उसके अंदर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज किया होता, तो वो जर्नल पहले से ही उसको रिफ्यूज़ कर देता है कि ये कोई जिस अगर उसके अंदर क्वालिटी कंटेंट्स भी हैं, तो वो देखते हैं कि ये शायद सीरियस नहीं है ये जिन्होंने ये पेपर लिखा है। इस वजह से ये रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। और इसके अलावा ये है कि यानी जब आप पेपर ने सारा तैयार कर लिया तो आप फिर उसको फाइनल स्टेज में सबमिट करने के लिए जो है वो उसमें दे के सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। बहरहाल मैं अभी आपको कुछ पेपर्स की एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि ये इस तरीके से ये क्या-क्या चीज़ें हैं और फिर हमने वो तमाम कंटेंट्स जो हैं वो देखने हैं जो हमारी रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सपोज़ ये एक मेरे पास पेपर है प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग। तो अब इसके अंदर बेसिकली सबसे पहली बात है कि पेपर का टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद मटेरियल्स एंड मेथड्स होते हैं। उसके बाद इसका क्या होता है जी, ये बाकी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें फिट हैं। और तीसरी सेक्शन है हमारे पास रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस और चौथी सेक्शन हमारे पास कंक्लूजन होती है और फिर हमारे पास फाइनली रेफरेंसेस होते हैं। अब बेसिकली जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि सबसे पहले जैसे में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में लिखा हुआ है, तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड 1-2 सेंटेंसेस आपने लिखने होते हैं। ठीक है? ये लाज़मी चीज़ है कि यानी जिस प्रॉब्लम पे आप काम करने जा रहे हैं आप उसके बारे में लिखें।
उससे अगले स्टेप में ये होता है कि आप इसमें कौन से मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो आपने उनको थोड़ा सा समराइज करना पड़ता है, ठीक है। और फिर ये है कि उनकी एवेल्युएशंस के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल करने, फिर वो आप लिखते हैं। फिर आपकी क्या मेन फाइंडिंग्स आई हैं, तो आप उनको समराइज करते हैं। और उसके बाद फाइनली आपने ये देना होता है कि आपने जो मेथड चूज किए हैं, तो लिहाजा ये इस प्रॉब्लम के लिए कैसे हेल्पफुल है और इनकी क्लिनिकल इम्पैक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली समराइज कर देते हैं। फिर आप कीवर्ड या इंडेक्स टर्म्स जो है वो उनको देखते हैं कि इस पूरे जो यानी स्टडी है इसके अंदर मेन कीवर्ड्स क्या क्या हैं, क्योंकि जब भी कोई एक्सप्लोर करता है तो वो बेसिकली इन कीवर्ड्स से सर्च कर रहा होता है, तो जिससे आपका पेपर उनके सामने आता है। अच्छा, अगला स्टेप ये होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये होता है कि हमें ये जो कुछ यानी हमने यहाँ एक दो सेंटेंसेस लिखे, आगे हम उनके कई पैराग्राफ्स बनाएंगे, उनको एक्सटेंड करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट में जस्ट उनको समराइज करके लिखते हैं, जबकि यही चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हैं इनके हर दो सेंटेंसेस के आगे 3-4 पेजेस होंगे, पैराग्राफ्स होंगे। तो अब सबसे पहले यानी इस प्रॉब्लम के लिए प्रोस्टेट कैंसर के बारे में लिखा ये है, क्या इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, इफेक्ट्स कैसे करता है, इसके रिसेंट स्टेटिस्टिक्स क्या है। उसके बाद हर पैराग्राफ में आपने बयान करना होता है, जैसे इससे अगले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि लोग इसको इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी किन किन मेथड्स हैं इस पे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड्स क्या अप्लाई किए हुए हैं। फिर लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम चीज़ें आपने वन बाई वन डिस्कस करनी होती हैं। और आखिरी पैराग्राफ में आप समराइज कर देते हैं कि हम इसमें क्या प्रपोज करने जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग इसकी लिमिटेशंस क्या है। ये चीज़ें आप बेसिकली बता रहे होते हैं। उसके अलावा आप अपना एक मॉडल का फ्लो बता रहे होते हैं, प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। तो इसमें ये है कि यानी जैसे इस केस में हमने ये इमेजेस ली, फीचर एक्सट्रैक्ट किए, फीचर रिडक्शन की, फिर हमने डीप लर्निंग के कौन से मेथड अप्लाई किए, मशीन लर्निंग के क्या किए, डेटा को स्प्लिट करने के लिए ट्रेनिंग टेस्टिंग में क्या काम किया, फिर वो सारे मेथड जो आपने यूटिलाइज किए वो मेंशन करेंगे। और आखिर में आप करने क्या जा रहे हैं, जैसे ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, कोई क्लस्टरिंग हो सकता है, ये कोई और हो सकता है। तो ये आपका यानी डायग्राम होती है। और उसके बाद एक्सटेंशियली आपने इसको क्या करना होता है, आगे डिटेल में बताना भी होता है। अच्छा, जैसे आपका सेकंड यानी मटेरियल मेथड है, उससे पहले पहले ये करना होता है कि आपने ये तमाम अपना जो मेन काम है, यानी जो आपने प्रेजेंट किया है, आपने स्टडी के अंदर जो कुछ किया है वो समराइज करना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि जितना भी रिव्यूवर्स होते हैं वो सबसे पहले आपकी इस डायग्राम को और इस चीज़ को देखते हैं कि आपने इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाई है। फिर अगली इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मटेरियल मेथड्स में है, वो है डेटा सेट। तो डेटा सेट के बारे में ये चीज़ होती है कि जो स्टडी आप करने जा रहे हैं उसका डेटा सेट आपने खुद से कलेक्ट किया है, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो किस वेब लिंक पे है वो आप लाजमी दें। फिर उस डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखें, ताकि अगले को पता चले कि वो किस तरह का डेटा है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह कलेक्ट किया गया है, वो सारी डिटेल्स आपने देखनी है। और फिर और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस डेटा सेट को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि उससे आपकी डेटा सेट की अथेंटिसिटी जो है वो लगती है। अगर आपने प्राइमरी डेटा किया हुआ है तो फिर उसके लिए तमाम प्रोटोकॉल्स, जिस तरह के सिमिलर डेटा सेट्स हैं, डिफाइंड हैं, वो आपने वो डिफाइन करने होंगे। तो प्राइमरी डेटा सेट को तो थोड़ा सा सपोर्ट करना बड़ा आसान काम नहीं है, मुश्किल काम होता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा चूंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ में यूटिलाइज है, तो आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता उसमें ये है कि आपको फिर जो ऑलरेडी लोगों ने मेथड यूटिलाइज किए हुए हैं, आपने उससे कोई बेहतर मेथड लाना होता है। इसके बाद आपके पास जो मेथड्स में हैं, जैसे इस केस में अगला स्टेप है डेटा सेट के बाद फीचर एक्सट्रैक्शंस। चूँकि हम मोस्टली इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में स्टडी करेंगे, तो मशीन लर्निंग में ये होता है कि हमारे पास स्टैटिक फीचर एक्सट्रैक्शंस होती है। चूँकि मशीन लर्निंग में ये होता है कि आगे हम डिटेल में और भी कुछ चीज़ें देखेंगे कि हमने फीचर्स
खुद से प्रॉब्लम की नेचर के मुताबिक फीचर्स कंप्यूट खुद से कैलकुलेट करने पड़ते हैं। और चूँकि मशीन लर्निंग के अंदर ही मोस्ट रेलिवेंट फीचर्स को कंप्यूट करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जबकि डीप लर्निंग में ये होता है कि वो डायनेमिक फीचर एक्सट्रैक्शंस होती हैं, वो मॉडल खुद से पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम है या इमेजेस हैं उनसे फीचर एक्सट्रैक्ट करता है। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स में मशीन लर्निंग में मोस्टली टेक्सचर फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक फीचर्स हैं, वगैरह वगैरह इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे इस केस में ये जीएलसी फीचर है, ये एक टेक्सचर टाइप के फीचर्स हैं, जैसे इसमें कंट्रास्ट है, कोरिलेशन है, डिसिमिलरिटी है, एनर्जी है, होमोजेनिटी है, मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कॉर्टिसेस, आरएमएस वगैरह ये कंप्यूट किए हुए हैं। तो ये बेसिकली फर्ज के इस केस में हम प्रोस्टेट कैंसर की 2 इमेजेस को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। तो सॉरी, प्रॉब्लम आ रही थी, बहरहाल मैं देखता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गए फीचर्स। तो हमने इस केस में प्रोस्टेट कैंसर की 2 टाइप्स को जो है वो डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, जैसे ब्रैकीथेरेपी और प्रोस्टेट, उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अब उनमें ये है कि ये जब दोनों इमेजेस होंगी तो उनकी हर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर ये वैल्यूज चेंज होंगी, जिससे हम अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे बेसिकली। उसके बाद हमने ये जीएलसीएम का मेथड है फीचर एक्सट्रैक्ट करने का, इसके बारे में कंप्लीट हमने लिखा, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशंस क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जैसे इसके अंदर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे एरिया है, पेरीमीटर है, इंट्रोपी है, सर्कुलेटरी है, इन सो ऑन। तो ये इनकी मैथमेटिकल फार्मूलेशंस वगैरह वगैरह। अच्छा, जब हमने ये सारे फीचर्स कैलकुलेट कर लिए तो उसके बाद एक और चीज़ होती है फीचर रिडक्शन। क्योंकि जब हम फीचर्स कैलकुलेट करते हैं तो तमाम के तमाम फीचर्स जो हैं वो रेलिवेंट नहीं होते, हम उसमें से कुछ फीचर्स को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, या जिनकी यानी वो एक तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे, तो हम उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये फीचर रिडक्शन है, इसके लिए बहुत सारे मेथड हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद चूंकि ये प्रॉब्लम है, जैसे हम मोस्टली क्लासिफिकेशन होगा या रिग्रेशन होगा या क्लस्टरिंग होगा, तो ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में अगर हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बात करें तो उसमें हमारे पास जो रिनाउंड एल्गोरिदम्स हैं वो स्पॉट वेक्टर मशीन आ गई है, ट्रीज एल्गोरिदम्स होते हैं, बेसियन बेस्ड होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे होते हैं। तो जो भी एल्गोरिदम होगा हम उसको देखेंगे कि वो एल्गोरिदम है क्या, वो काम कैसे करता है। जैसे स्पॉट वेक्टर मशीन है, इसमें इसके डिफरेंट कर्नल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे लीनियर है, पोलिनोमियल है, कैन एंड कोसाइन है, रेडियल बेस फंक्शन है। तो जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उसके नेचर के मुताबिक हम उसका कर्नल सेलेक्ट करेंगे। फिर इंसेबल मेथड्स हैं, अब जैसे बूस्टेड ट्रीज हैं, बैग ट्रीज है, रस बूस्टेड हैं, ये हमने यूटिलाइज किए हैं और इनकी बैकग्राउंड के बारे में हम लिखेंगे। फिर डिसीन ट्रीज हैं। फिर उसके बाद इस केस में हमने जो है वो डीप लर्निंग का लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि उसकी भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, उनकी बाकायदा पूरी मैथमेटिकल बैकग्राउंड और यूज़ उनका वो सब कुछ लिखेंगे। फिर इस तरह इसमें रेजिड्यूल नेटवर्क है, रेसनेट इस्तेमाल किया हुआ है, उसका उसकी लेयर्स के बारे में वो सारी चीज़ें डिटेल से हम लिखेंगे कि वो काम कैसे करता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। और फाइनल सेक्शन हमारी, जैसे इसमें जितने मॉडल्स हमने इस्तेमाल किए हैं इनको मैयर करने के लिए एवेल्युएशन मैयर्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में 4 चीज़ें आएंगी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फिर उसी के मुताबिक हम ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू नेगेटिव रेट, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, एक्यूरेसी, एफ मैयर्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ होती है एरिया अंडर द रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
AUC कर्व या जो राग हम कंप्यूट करते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि MCC हम कैलकुलेट करते हैं। ये जब आपका अनबैलेंस डेटा हो तो उसमें नॉर्मली ये वाली और एफ माइयर को इस्तेमाल किया जाता है। और फिर क्रॉस वैलिडेशन का मेथड है, ये हम सारे के सारे ये मेथडोलॉजीज के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस आती हैं। जैसे इस केस में रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स इस्तेमाल किए। ये कर्व हैं, जैसे नाइव बेस है, डिसीजन ट्री है, स्पॉट वेक्टर मशीन, गाउसियन है, कैन एन कोसाइन है, बैगिंग है। तो ये ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव के दरमियान ये वाली कर्व होगी। ये एरिया अंडर द कर्व है। तो इसमें ये यानी लाइन जितनी वो क्लोजर टू 1 होगी तो इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन होगी, या उन 2 या 3 क्लासों को सेपरेट करने के लिए यूटिलाइज होगी। और अब इस केस में ये देखें कि ये और ये वाली कर्व है, तो ये कर्व जो है वो ज़्यादा इसके बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें थोड़े कम आ रहे हैं। यानी ये राग कर्व यूजिंग टेक्सचर फीचर्स है और ये राग कर्व यूजिंग GLCM फीचर्स है। यानी सिंपल जो टेक्सचर फीचर्स है उनसे GL फीचर्स जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल हैं। फिर इसी तरीके से इनको टेबलेटेड फॉर्म में भी हमने कंप्यूट करना होता है। तो जैसे अब ये टेक्सचर फीचर्स है, इसमें ये सारे क्लासीफायर आ गए हैं। तो इनकी ये डिफरेंट मेजर्स हैं, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, एक्यूरेसी, FPR, AUC और MCC। तो अब नॉर्मल अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो इस केस में एक्यूरेसी 91.50% SPM गाशियन ने दी है। सेंसिटिविटी बेसिकली आपकी एक पॉजिटिव क्लास के लिए होती है, स्पेसिफिसिटी आपकी नेगेटिव क्लास के लिए होती है, एक्यूरेसी ओवरऑल इनकी एवरेज होती है। AUC भी इनका वो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रेट के दरमियान कर्व की जो सेपरेशन है, और MCC भी इनकी ओवरऑल एवरेज देखी जाती है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें टेक्सचर फीचर्स जो हैं ये विद प्री प्रोसेसिंग है और वो विदाउट प्री प्रोसेसिंग है। इस तरह GLCM फीचर्स है। अब यही अप्लाई किए जब GLCM फीचर्स, तो इस केस में आप ये देखें कि इसकी एक्यूरेसी 99.07 तक चली गई है, और इसी तरह इसकी AUC भी 0.99 तक चली गई है। यानी क्लोजर टू 1 होगी तो वो गुड सेपरेशन होगी। सिमिलरली LSTM को जब यूटिलाइज किया तो LSTM और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, तो इसमें भी हमारे पास मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है वो 89 अराउंड अबाउट आ रही है। और जब रेस्टनेट को इस्तेमाल किया तो अब इस केस में अगर आप ये देखें तो रेस्टनेट के केस में एक्यूरेसी नॉर्मली मोस्ट क्लासीफायर्स में 100% चली गई है। लिहाजा ये हम कहेंगे कि ये इसके फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं इस प्रॉब्लम को डिस्टिंग्विश करने के लिए। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम अपने रिजल्ट्स निकालते हैं तो हम उनको डिफरेंट अदर स्टडीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे आप ये देखें कि ये एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हैं, उन्होंने कौन सा प्रॉब्लम था, क्या अप्रोच इस्तेमाल की, और उनकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी होती है या कुछ अदर मेजर्स होती है। तो इस केस में हमने अपनी प्रपोज्ड आखिरी लाइन में बताते हैं कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया। जैसे इस केस में 100% उसकी स्पेसिफिसिटी और MCC वैल्यू आ रही है, और इसी तरह एक्यूरेसी भी हम कहेंगे। फिर ये राग कर्व्स अदर आ गई है। और फाइनली हमने कंक्लूजन में ये बताना होता है कि अगेन हम सबसे पहले थोड़ा सा टच अपने प्रॉब्लम को देंगे, फिर जो मेथड्स हमने यूटिलाइज किए हुए उनके बारे में हम बताएंगे, और फाइनली हम अपनी आउटकम्स के बारे में बताएंगे। फिर लाजमी बात होती है कि आप अपनी इसमें लिमिटेशंस के बारे में भी लाजमी बताएं कि इस स्टडी में क्या लिमिटेशंस हैं और फीचर्स में हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। और एक्नॉलेजमेंट अगर आपने देनी है तो वो होती है, और फाइनल में लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस जो होते हैं वो हम बता देते हैं। तो बहरहाल ये एक जस्ट पेपर मैंने आपको बताया। अब हम और ज़रा डिटेल में डेप्थ में चीज़ों में जाएंगे कि हमने बेसिकली क्या क्या काम करना होता है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब हम नॉर्मली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइनिंग, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइनिंग क्या होती है, नॉर्मली ये होती है कि डेटा माइनिंग ये होती है कि हम कोई ऐसा एल्गोरिदम, एफिशिएंट टेक्निक्स अप्लाई करें कि जो बहुत बड़ा लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको कि एनालिसिस के लिए हेल्पफुल हो, ताकि हम उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें और उसको के अंदर जो अनएक्सप्लोर्ड या अनएक्सपेक्टेड पैटर्न्स हैं हम उनको एक्सप्लोर
कर सकें। अब नॉर्मली होता ये है कि हमारे पास चूंकि डेटा बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, जैसे अभी हमने एक प्रॉब्लम को स्टडी किया, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रैकीथेरेपी, उनकी एमआरआई इमेजेस हैं, तो जाहिर बात है वो डेटा जो है वो बड़ी लार्ज वॉल्यूम होता है उसका, तो उसको यानी कि बाइट्स में, मेगाबाइट्स या टेराबाइट्स में मोस्टली होता है, तो उसको सिंपली प्रोसेस करना या उसको अंडरस्टैंड करना एक आम ह्यूमन माइंड के अंदर वो एक इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हम उसके लिए कंप्यूटराइज्ड ऐसे मेथड डेवलप करते हैं कि ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जितना भी डेटा यानी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो वो टेराबाइट्स की फॉर्म में होता है। जैसे अभी हम मोबाइल डिवाइसेस हैं उनसे डेटा लेते हैं, या डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर्स हैं, ब्लॉग्स हैं, और उस तरह ट्रांजैक्शन डेटा है जिसमें सेंसर्स का है, सर्विलियंस डेटा है, क्वेरीज है, ब्राउजिंग क्लिकिंग वगैरह, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब यानी माइनिंग, एआई, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, हम बेसिकली ऐसे एल्गोरिदम, पावरफुल एल्गोरिदम डेवलप करते हैं कि जो उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे गूगल के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स को देखने के लिए ये वाले काम कर रहे होते हैं। फिर बेसिकली जो काम भी है हमारे पास, मेन काम क्या है, डेटा, डेटा पावर है। तो डेटा है तो उसके बाद हम अगले काम उसके ऊपर जो भी अप्लाई करेंगे, अप्रोप्रिएट मेथड्स यूटिलाइज करेंगे। तो इसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चूंकि हमारे पास ये जितना भी डेटा है ये रियली कम्प्लेक्स टाइप का डेटा होता है, और चूंकि ये डेटा हम मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, वो टेबलेटेड फॉर्म में भी होता है, टाइम सीरीज में भी होता है, इमेजेस में भी होता है, ग्राफ्स में भी होता है, ऑडियो वीडियो में भी होता है। उसके अलावा इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्पेशियो टेम्पोरल यानी स्पेशल स्पेस के हवाले से और टाइम के एतबार से भी हम उसको लाजमी देखते हैं। फिर यह है कि इस डेटा के अंदर डिफरेंट इंटरकनेक्टिविटी है, यानी जैसे हम मोबाइल से डेटा लेते हैं तो वो उसमें यूज़र की फ्रेंडशिप इंफॉर्मेशन है, चेक्स इन्स टू वेन्यूज़ है, ओपिनियन थ्रू ट्वीट्स हैं, इमेजेस कैमरास के लिए की गई हैं, क्वेरीज टू सर्च इंजन वगैरह वगैरह, ये तो सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन कनेक्ट होकर वो डेटा आपको मिल रहा है। उसके बाद जैसे अब ये देखें ट्रांजैक्शन डेटा है, तो रियल लाइफ में अगर आप देखें तो वॉलमार्ट एक स्टोर है यूएस के अंदर, तो इसमें 20 मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे हो रहती है। इस तरह AT&T टेलीफोन कंपनी है, 300 मिलियन कॉल्स पर डे होती हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे करती हैं। और इसी तरीके से वेब डॉक्यूमेंट्स रिपॉजिटरी, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ पेजेस, वेब पेजेस होते हैं। विकीपीडिया जैसे 4 मिलियन आर्टिकल्स है उसके ऊपर। इस तरह ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें जो स्ट्रीमिंग है उतनी हो रही है पर डे। ट्विटर्स हैं, पर डे ट्वीट्स इतने हो रहे हैं। उसके बाद फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग्स वगैरह वगैरह, इस तरह जीनोमिक जी सीक्वेंस का डेटा है। ये इतने न्यूक्लियोटाइड्स का डेटा जो है वो हो रहा होता है। फिर इस एनवायरमेंटल डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें हम उसको देख रहे होते हैं, तो ये भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मौजूद होता है। इस तरह बिहेवियरल डेटा है, जैसे हम जीपीएस के थ्रू कैमरा इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, अपडेट्स पे से बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं। तो ये भी मिलियंस ऑफ यूजर्स पर डे जो है वो कर रहे रहते हैं। अब जो डेटा है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली ये होता है कि एक उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली साइज ऑफ यानी उसका डेटा का साइज होता है। जैसे हम किसी भी एल्गोरिथम को जब ट्रेन करते हैं तो हम उसमें नॉर्मली ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं कि फलां क्लास के इतने सब्जेक्ट्स हैं और फलां के इतने हैं। तो ये तकरीबन थाउजेंड्स से मोर देन होने चाहिए ताकि एल्गोरिथम उससे बेटर ट्रेन हो सके। आगे हम जैसे अभी हमने थोड़ा सा देखा था अभी तक, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। क्योंकि डीप लर्निंग के लिए आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होना चाहिए, जबकि मशीन लर्निंग में इतनी ज़रूरत यानी कम भी हो तो वो काम चल सकता है। तो ये बेसिकली वो साइज ऑफ डेटा उसको रिप्रेजेंट करता है। डायमेंशनलिटी ये होती है कि इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे इस केस में 5 है। तो ये जैसे अभी हमने कुछ GLSIM फीचर और टेक्सचर फीचर्स की बात की थी, तो वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स किसी में 10 हैं, किसी में 20 हैं। और जब अगर हम डीप लर्निंग से निकालें तो वो हंड्रेड्स, मोर देन हंड्रेड्स हमारे पास फीचर्स उसके आते हैं। तो ये बेसिकली इसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो इसमें नॉर्मली जैसे
इस केस में ये देखा गया है कि वो टैक्स पे करते हैं या नहीं करते, तो यस या नो क्लास है। तो जो यस है, जैसे वो दो केसेस में आया है, डाइवर्स और जिनकी इनकम जो है वो लेस देन 95 के है, और दूसरा सिंगल और जिनकी इनकम जो है 85 के और बाकी पे कर है। इट मीन्स कि ये तो जस्ट कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे और हम जब सिस्टम को ऑटोमेट करने जा रहे होते हैं, तो हमारे पास फिर ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे, और उसके अंदर फिर हम कोई अनसीन एग्जांपल दे के हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज है। कैटेगरी जैसे इस केस में कैटेगोरिकल डेटा होता है या न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। जैसे इस केस में हमने देखा कि क्लासेस है, यस और नो। इस तरह हमारे पास और बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है, जैसे गुड, फेयर, बैड हो सकती है। हाइट है तो टाल, मीडियम, लार्ज हो सकती है। नॉमिनल डेटा है या ऑर्डिनल डेटा हो सकता है। इस तरह न्यूमेरिक फॉर्म में और डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा हो सकता है, या बाइनरी यस नो हो सकता है। तो ये मतलब किस्म की हमारे पास कैटेगराइजेशन हो सकती है। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर हम सिंपल मेथड देखें तो स्टेटिस्टिकल मेथड, जैसे हम सिंपली मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये कुछ कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस केस में ये चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं, ये वेरिएंस आ गया है। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि हमारे पास बेल शेप में फॉर्म डेटा फॉर्म में, तो इसमें जो इसकी कैलकुलेशन होती है 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर 1/2 x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। म्यू मीन होता है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस आ गया। तो ये चीज़ करेंगे तो इससे हमारा डेटा शेप में आएगा। जैसे फर्ज किया कि हम नॉर्मली क्लास के अंदर मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपकी पी किस तरह की बननी चाहिए। यानी अगर लेफ्ट साइड, यानी सारे के सारे 100 की तरफ जा रहे हैं, 100% की तरफ, यानी 80 से ऊपर है तो वो लेफ्ट स्क्यूड है। ये सारे फेल हो रहे हैं तो राइट स्क्यूड है। तो नॉर्मली ये इस तरह की शेप होगी। यानी उसमें मीडियम में भी कुछ आएंगे, कुछ इस तरह होंगे, कुछ इस तरह होंगे। तो नॉर्मल ये, लेकिन ज़ाहिर डिपेंड करता है कि डेटा के नेचर पे, कि वो सारे का सारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नहीं होती है। फिर इसी तरह हम डेटा को विजुलाइज करने के लिए स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कंटूर प्लॉट्स हैं और बहुत सारी ग्राफिकल इंफॉर्मेशन उसको यूटिलाइज करके उसको डेटा को फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब हम डेटा को जब प्रोसेस करते हैं तो नॉर्मली यही होता है कि पहली स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग, फिर होता है प्रोसेसिंग का, और नॉर्मली पोस्ट प्रोसेसिंग का। तो प्री प्रोसेसिंग में ये है कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर कुछ टेक्निक्स ऐसी अप्लाई करेंगे कि हम उसमें से नॉइज़ वगैरह उसको रिमूव करते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिमूव करते हैं। डेटा क्लीनिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारा डेटा बैलेंस नहीं है, और इस तरह सैम्पलिंग करते हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, फीचर सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ये सारे के सारे काम प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स पे होते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में हम उसकी आखिर में यानी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं या विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं, ये सारे के सारे काम करते हैं। और माइनिंग है या प्रोसेसिंग है, इसमें वो सारे के सारे जो एल्गोरिदम जो हमने यूटिलाइज करने होते हैं वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब हम फर्ज किया कि एग्जांपल लेते हैं इमेज की, इमेज फॉर्मेशन की। फर्ज किया कि हमारे पास इमेज की सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। उसको इमेजिंग सिस्टम में देखेंगे तो ये वाली इमेज पार्टिकुलरली वो इस शेप में आएगी, और फिर उसको हम डिजिटाइज करेंगे तो यानी वही सेम चीज़ इस शेप में आ गई है। अब बेसिकली यहाँ ये हो रहा है कि अगर आप इसको देखें तो इसमें कुछ कंट्रास्ट आपको यहाँ पे ब्लैक में है, कुछ थोड़ा वाइटिश है, कुछ ये है। इसी चीज़ को अगर आप इमेज प्लेन में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी पिक्सल इंफॉर्मेशन, यानी ये हमने ग्रिड बना लिया। यहाँ पे किसी जगह इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आई है, फिर इससे थोड़ी कम है, फिर थोड़ी से थोड़ी कम है, और करते करते ये बिल्कुल वाइट में आ रही है। तो अब इन हर एक के अगेंस्ट इसके पीछे कुछ वैल्यूज होंगी। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पर 0 0 आ जाएगा, किसी जगह पे ये यानी 0 से ये 255 के दरमियान वैल्यूज होंगी। तो ये पूरी वैल्यूज होंगी। अब ये हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद हमने सारी मैनिपुलेशन उस मैट्रिक्स के ऊपर करनी होती है। तो नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास कोई भी इमेज है, इमेज बेसिकली इंटेंसिटी वैल्यूज होती हैं एक्स वाई की फॉर्म में। जैसे ये ग्रिड में ये वैल्यू है, सपोज एक्स एक्सिस पे इतना है, वाई एक्सिस पे इतना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ये अगली वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये बेसिकली इस तरह की एक वैल्यू बनेगी।
और जो कलर्ड इमेज है उसमें RGB जो आ जाएगा। उसके बाद इमेज के ऊपर जैसे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे ये ओरिजिनल इमेज है, यहाँ कोई प्रोसेसिंग की, ये की और फाइनली हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जैसे ये पिछले एग्जांपल में हमने देखा, तो वही इमेज है, उसमें 0 से 255 के दरमियान वैल्यू आ रही है। जैसे वो पहली पिक्सल वैल्यू ज़्यादा 62 आ रही है, 79 है, 23 है, 119 है, 120 है, यानी वही वैल्यूज जैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक है, उससे कम है, ग्रे है, सो ऑन, या कहीं बिल्कुल वाइट है, तो वो इस तरह वैल्यूज आएंगी। और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा प्रॉमिस के ऊपर। कोई भी स्टेटिस्टिकल फीचर्स अप्लाई करें, टेक्सचर फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या कोई डीप लर्निंग फीचर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्लाई हम कर सकते हैं। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग में जैसे ये भी है कि एनहेंसमेंट के कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जैसे इस केस में ये देखें कि ये एक आपके पास डॉट है, तो अगर आप सेम कोई इमेज है, इस पे कोई मेथड अप्लाई करें, हो सकता है उसको डिटेक्ट ही ना करे। तो हम क्या काम करेंगे कि इसके ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यानी कुछ सी की वैल्यू 1 बढ़ा दें, 2 कर दें, 3 कर दें। अब ये थोड़ा सा ये डॉट और बड़ा हो गया, इसकी ये लाइन और एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी, तो ये हमारे प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इस तरह एनहेंसमेंट के मेथड है। तो एनहेंसमेंट में जैसे सी की वैल्यू है, गेमा की वैल्यू है, तो अब ये डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके, पहले ये व्यू था, फिर ये व्यू है, ये है, ये है। तो अब ये देखें कि इस केस में ज़्यादा इतना हेल्पफुल नहीं था, अब ये और ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। तो ये उसके लिए, यानी उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग है, यानी हम जो पिक्सेल्स हैं उनकी इंटेंसिटीज है उनको फर्दर इंक्रीज करते हैं। तो अब ये बेसिकली यानी एक रेंज दे देते हैं, और लोअर रेंज अपर रेंज, तो उसके मुताबिक हम उसको कितना स्ट्रेच करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास फाइनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर इसी तरीके से हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है। अब जैसे हमारे पास ये एक इमेज है, इसके अंदर इसकी हिस्टोग्राम हमने प्लॉट की, वो ये थी। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा ब्राइट किया, हम इसको और ज़्यादा ब्राइट किया और इक्विलाइज किया, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम बिल्कुल बैलेंस्ड बन गई है। तो इससे भी ये होता है कि हमारे पास जो पोस्ट प्रोसेसिंग एनालिसिस है वो बेटर हो जाता है। अब हमारे पास यानी एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे सिग्नेचर वेरिफिकेशंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बायोमेट्रिक्स है, थंब है, आइरिस है, फिंगर है, फेस एक्सप्रेशन है, सिग्नेचर है, या वॉइस रिकग्निशन, ये हम सिस्टम बना सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स के अंदर आप या जैसे देखें कि ये इस तरह के डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस बाइज होंगे, मैचिंग होगी या नहीं होगी। ऑब्जेक्ट रिकग्निशन है, टारगेट रिकग्निशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ऑटोनॉमस व्हीकल, अंडर वाटर स्पेस, इनके अंदर इनको डिटेक्ट करने के लिए। फिर ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ कैमराज होते हैं, इनकी स्पीड है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। फेस डिटेक्शन है, फेस रिकग्निशन है। अच्छा, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस आ गए हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के, इनको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। हैंड जेस्चर्स है, रिकग्निशन है, ह्यूमन एक्टिविटी है, मॉर्फोलॉजी है, डिफरेंट शेप को हम चेंज कर रहे होते हैं। अब हम थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी के ऊपर आते हैं। मॉर्फोलॉजी ये होती है कि चेंज ऑफ शेप। इसमें ये होता है कि हम इमेज के ऊपर ये थिनिंग, थिकनिंग या फिलिंग, इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जैसे आप ये देखें कि नॉर्मली ये होता है कि चूंकि हम फर्ज के मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो हम इमेज के ऊपर यानी कोई चीज़ या उसमें इंक्लूड करते हैं या उसमें एक्सक्लूड करते हैं, या इन दोनों की कम्बिनेशन में कोई काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही है, जैसे फर्ज किया कि हमारे पास कोई सेट है, तो उनका यूनियन लें तो ये बन जाएगा, इंटरसेक्शन लें तो ये बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लें तो ये बन जाएगा, एक में से दूसरा निकालें तो ये बन जाएगा। ये इस तरह की ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन होती है। अब ट्रांसलेशन ये है, जैसे इस केस में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये उसका ओरिजिन यहाँ था, वो ट्रांसलेट करके हम इसको यहाँ शिफ्ट कर गए। और इसी तरीके से रिफ्लेक्शन में ये है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट इसमें था, सेकंड में था, रिफ्लेक्ट होकर ये थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी ये जो मुख्तलिफ ऑपरेशन है, जैसे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स पी एन किए हुए हैं, उनका हम एंड करें तो क्या होगा, आर करें तो क्या होगा, नॉट करें तो क्या होगा। यानी जैसे एंड के केस में दोनों वन है, वन आएगा, अदरवाइज जीरो। आर के केस में इनमें से कोई एक वन है तो वन आ जाएगा। नॉट के केस में जो जीरो है वन हो जाएंगे, वन है जीरो हो जाएंगे। तो इसी तरह ये ऑब्जेक्ट ए है, ये सेट है, ये सेट बी है, नॉट किया तो ये आ गया ए नॉट ऑफ ए एक्स आर बी किया तो ये पोर्शन हमारे पास दरमियान में से खाली हो गया।
उसके बाद ए एंड बी किया तो ये जस्ट पोर्शन जो हमारे पास दोनों में कंबाइन था वो आ गया। नॉट ए किया तो बी में से, नॉट ए एंड बी किया तो यानी बी में से ए निकल गया, और ए आर बी किया तो उनके यानी ए आर बी, जैसे इस केस में देखें तो ये कॉमन और अनकॉमन एरिया दोनों आ गए। उसके बाद जब मार्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये होता है कि हमारे पास जो मेन सेट है उसके ऊपर हम जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करते हैं उसके मुताबिक वो उसमें या रूट करेगा या उसको एक्सक्लूड करेगा या इंक्लूड करेगा। तो वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपके पास कोई सर्कल होता है, कोई डिस्क हो सकती है, कोई स्क्वायर हो सकता है जो हम उसके ऊपर फिट करते हैं। अब जैसे इस केस में देखें, फर्ज कि हमारे पास ये सेट है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इसमें हमने निकाला तो ये वाला एरिया फर्ज किया अगर हम डायलेशन कर रहे हैं तो ये इतना एरिया इसमें मजीद ऐड हो जाएगा, रीयून करेंगे तो वो इतना एरिया उसमें से निकाल देगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन डायलेशन की ये है कि जैसे हमारे पास ये कोई एक टेक्स्ट है और इसके अंदर ये देखें कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रोकन करेक्टर्स हैं, तो इसको रिपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करें। तो जो ही हमने डायलेट किया था, अब ये थोड़ा सा जो है वो डायलेट हो गया है एरिया, तो ये ब्रोकन करेक्टर्स जो हैं वो आपस में मिल गए हैं। इसी तरीके से बाकी टेक्स्ट भी हमारी थोड़ी सी डायलेट हो गई है। इस तरह एरोजन में ये होता है कि एरोजन में यही स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब जैसे पिछले केस में ये वाला एरिया फिल हो गया था, अब इस केस में ये वाला एरिया निकाल दिया, लेकिन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारा ऐसे होगा तो जस्ट वो हमारे पास सिंगल लाइन आ जाएगी, यानी ये फिट करेंगे तो ये पूरा 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 करके जस्ट ये वाला एरिया बच जाएगा। इसकी ये एग्जांपल है कि एरोजन और डायलेशन की, फर्ज की हमारे पास ये कुछ डार्ट्स हैं, तो इसमें ये जब हम इस पे एरोजन अप्लाई की तो इसमें ये जो बड़े 1 2 और 3 थे ये सिर्फ बच गए और बाकी सारे निकाल लिए उसने, और इसी को हमने दोबारा डायलेट किया तो ये थोड़े और बड़े हो गए। तो हमें एप्लीकेशन यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या नाइज वगैरह को नॉर्मली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन अप्लाई करते हैं। तो ज़ाहिर है फर्ज किया कि हम कोई डेटा ले रहे थे, उनमें ये स्मॉल इन्फॉर्मेशन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको के लिए क्या काम करना पड़ेगा हमें कि उस नाइज को रिमूव करने के लिए हम ओरिजिन कर लेंगे, जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रूट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा जो कि लार्जर भी थोड़े कम हो जाते हैं, हम उसके लिए फिर दोबारा उसको डायलेट कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास फिंगरप्रिंट्स हैं, तो फर्क किया ये था, इस पे पहले हमने ओरिजिन अप्लाई की तो ये आ गया। अब ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट तो उसमें से निकल गए, लेकिन अब ये लार्जर वाले भी और कम हो गए, फिर हमने दोबारा उसको डायलेट कर लिया, तो ये बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग आ जाएगी। इस तरह बाउंड्री एक्सट्रैक्शन है, फर्ज किया हमारे पास ये इमेज है, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ये ओरिजिनल ये थ्योरी आ जाएगी, और इस तरह के बारे बहुत सारे प्रश्न अप्लाई होते हैं। अब ये सारा का सारा एनालिसिस करने के लिए हमें जो टूल्स हैं वो आने चाहिए, जैसे आर लैंग्वेज है, SPSS है, स्टेटा है, पाइथन है, मैटलैब है, ये नॉर्मली यूटिलाइज किए गए टूल्स हैं। खैर इनकी हम डिटेल में हम डेप्थ में जाएंगे। अब हम जो बात करते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग बेसिकली ये होता है कि इसमें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मशीन लर्निंग में जैसे भी हमने एक एग्जांपल देखी तो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीप लर्निंग में ह्यूमन ब्रेन्स और कम्प्लेक्स और न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मशीन लर्निंग में ये होता है कि मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग होती है, जैसे अभी हमने GLSIM फीचर और टेक्सचर फीचर्स की बात की थी। अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग में क्या होता है कि डायनेमिक फीचर एक्सट्रैक्शन होती है। इस तरह डेटा रिक्वायरमेंट्स मशीन लर्निंग के लिए इन स्मॉलर डेटा के लिए हो तो एफिशिएंट एल्गोरिथम है उनके लिए सफिशिएंट होता है डेटा, जबकि डीप लर्निंग में हमें लार्ज डेटा सेट चाहिए होता है। कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मशीन लर्निंग में जो है वो लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जबकि डीप लर्निंग में हाई कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह के लिए होते हैं, जबकि डीप लर्निंग जो है वो इमेज रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह और फैक्टर्स में डेटा की हमने बात कर ली। एक्यूरेसी की देखें तो ज़ाहिर है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस ये है कि डीप लर्निंग हाई एक्यूरेसी देते हैं और ट्रेनिंग उनको लॉन्गर टाइम चाहिए होता है, मशीन लर्निंग को कम टाइम चाहिए होता है। हार्डवेयर के अतबार से देखें तो डीप लर्निंग को GPUs यूज चाहिए होते हैं, मशीन लर्निंग CPU पे भी काम कर सकते हैं,
पैरामीटर ट्यूनिंग जो है मतलब किस्म के एल्गोरिदम होते हैं, जबकि मशीन लर्निंग में लिमिटेड जो है वो ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। अब मशीन लर्निंग में नॉर्मली सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड होता है। सुपरवाइज्ड में रिग्रेशन में जो है लीनियर ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर और लोकल रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल होती है। अगर क्लासिफिकेशन में देखें तो डिसीजन ट्री, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, नाइव बेस, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक ट्री, कैनन, उसके बाद एनसेंबल मेथड्स भी इस्तेमाल होते हैं। जबकि अनसुपरवाइज्ड में या क्लस्टर एनालिसिस होगा, के मीन और रेडिकल क्लस्टरिंग होगी, या डायमेंशनलिटी रिडक्शंस होगी, जैसे पीसीए हो गया, एलडी हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कहाँ मशीन लर्निंग और कहाँ डीप लर्निंग अप्लाई करें। अब ये देखें कि हमारे पास अगर ये देखें तो अमाउंट ऑफ डेटा और स्तर परफॉर्मेंस है। तो इनिशियली अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये था कि ये जो डेटा कम था तो उस केस में मशीन लर्निंग बेहतर परफॉर्म कर रहा है, डीप लर्निंग कम कर रहा है। लेकिन जो जो हमारा डेटा बढ़ता गया तो मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस कम होती गई और डीप लर्निंग की परफॉर्मेंस बढ़ रही है। इससे ये मराद है कि जितना हमारा डेटा ज़्यादा होगा, वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा, कम्प्लेक्स होगा, हम डीप लर्निंग अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये वाली कर्व जो है ये बेसिकली ये बता रही है कि इस केस में सबसे पहली काम है कि बिल्कुल सिंपलर डेटा है तो हम उस पर स्टेटिस्टिकल मॉडल, सिंपल लर्न स्टेटिस्टिकल लर्निंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, फिर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, फिर शेलो और उसके बाद डीप लर्निंग मॉडल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी बात जो हमने की है वो ये की थी कि सीपीयूज और जीपीयूज। अब जाहिर है जब हमारा डेटा कम होगा, नॉर्मली होता ही है कि जो प्रोसेसर है वो अपने एक सेकंड को कई हंड्रेड्स पार्ट्स में डिवाइड करके वो हर एक पार्टिकुलर टास्क को असाइन कर देता है। तो सीपीयू में ये होता है कि ये टेन्स ऑफ कोर्स होते हैं और जीपीयूज में थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होते हैं। हर कोर यानी बेसिकली वो अपने इतने काम को फर्दर डिवाइड कर देगा। फर्ज किया इसकी एग्जांपल ये है कि एक काम है, फर्ज किया कि एक मकान पे एक ब्लॉक 1000 ब्लॉक ऊपर उठाना है। तो अब उसके लिए 10 बंदे लगाएं, एक बंदा उठाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 10 उठाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 500 उठाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स है। बहरहाल वो जितने नंबर ऑफ कोर ज़्यादा होंगे तो जितना भी ज़्यादा, चूंकि हमारा टेराबाइट्स में डेटा होता है तो वो उतना उसको स्विचिंग करने के अंदर कम टाइम लगेगा और वो प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करेगा। जितने नंबर ऑफ कोर्स कम होंगे, जाहिर बात है उसकी स्पीड उतनी कम होगी। तो इसमें यह है कि एक तो सीपीयू और जीपीयू का ये कंसेप्ट है कि सीपीयू में 4 to 8 कोर्स हैं, जैसे उसमें हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ कोर्स हैं। इसकी लेटेंसी थ्रो है, इसकी हाई थ्रूपुट है, गुड फॉर सीरियल प्रोसेसिंग है, गुड फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग है, गुड प्रोसेस टास्क दैट रिक्वायर इंटरएक्टिविटी। उसके बाद ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, इसमें रिक्वायर्ड एडिशनल सॉफ्टवेयर जो हैं वो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल ये इनके अंदर मेन डिफरेंस आ जाता है। फिर इसके बाद ये है कि ये जैसे हमारे पास ये सीपीयू की एग्जांपल है, जीपीयू की एग्जांपल है, जी फ्लॉप्स। तो अब इसमें ये देखें कि ये इन दोनों केसेस के अंदर ये जस्ट लिमिटेशन देखें तो ये जस्ट इतनी कुछ 1250 तक का मैक्सिमम आ रहा है। तो ये देखें 5000 समथिंग तक ये जा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इनके अंदर मेन डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब एआई बेसिकली क्या कहती है, कंप्यूटर्स विद द एबिलिटी टू रीजन एज ह्यूमन। ये मेन फील्ड है। उसके अंदर मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर्स विद एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। और डीप लर्निंग फिर इसकी सब फील्ड आ गई है, उसके अंदर है कि नेटवर्क्स कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू न्यू डेटा। तो अब एआई के अंदर अगर आप देखें तो नॉर्मली रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं, जैसे नॉलेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस है, प्लानिंग है, क्रिएटिव मॉडलिंग है, वगैरह वगैरह। ये सारा डीप एआई आ गया। इसके अंदर मशीन लर्निंग है, जैसे जब हमने एसवीएम इस्तेमाल किया, रिग्रेशन ट्रीज हैं, के मींस क्लस्टरिंग है, रैंडम फॉरेस्ट हैं एंड सो ऑन। फिर उसके अंदर डीप लर्निंग है, जैसे मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, सीएनएन वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली इनके अंदर मेन डिफरेंस है। एलएसटीएम आ गया, आरएन आ गया, ट्विन कोडर्स आ गया। अच्छा, फिर ये होता है कि हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन है। हाइपर पैरामीटर जैसे मशीन लर्निंग के अंदर हम देखें तो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, इसके अंदर गामा और सी ये वैल्यूज होती हैं। इनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जिससे हमारा मॉडल बेटर लर्न कर सकता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इसके अंदर L1 L2 पेनल्टी और C की वैल्यू होती है।
ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स कितने हैं, मैक्सिमम डेप्थ कितनी होती है, मैक्सिमम फीचर्स कितने हैं, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं उस एल्गोरिदम को बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए। जबकि डीप लर्निंग में जैसे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लेयर्स आ गई है, न्यूरॉन्स कितने आ गए, लर्निंग रेट कितना आ गया है। अब इस केस में अगर हम 3 एग्जांपल देखें तो आगे इसने एक्यूरेसी दी हुई है या स्कोर दिया हुआ है। फर्स्ट केस में लेयर्स 3 थी, न्यूरॉन्स 512 थे, लर्निंग रेट 0.1 था, एक्यूरेसी 85% आई है। सेकंड केस में न्यूरॉन लेयर 3 थी, न्यूरॉन बढ़ा दिए 10 से 24 कर दिए, लेकिन लर्निंग रेट कम कर दिया, एक्यूरेसी रिड्यूस हो गई है, अब ये स्लो लर्नर बन गया। थर्ड केस में लेयर्स 5 हैं, न्यूरॉन्स 256 है, लर्निंग रेट 0.1 है, अब इसमें एक्यूरेसी फर्दर बढ़ गई है। तो अब इस केस में ये हुआ कि लेयर्स बढ़ाई और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थोड़े से बढ़ाए, लर्निंग रेट को फिक्स रखा। तो अब डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है, हमने उसमें क्या चीज़ कैसे चेंज करनी है, ये होती है। उसके बाद ये जो पैरामीटर्स हैं, अब इन पैरामीटर्स के लिए बेसिकली ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक तो हम ये है कि हम मैनुअली इनको चेंज करते जाएं, दूसरा ये तरीक़ाकार है कि हम ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, हम उनके ऊपर कोई एल्गोरिदम अप्लाई करें, जैसे ग्रिड सर्च है, रैंडम सर्च है, बेसियन ऑप्टिमाइजेशन है, जेनेटिक एल्गोरिदम है, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है। ये सेट ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर अप्लाई करके उनमें से बेस्ट जो है वो बता दें। जैसे डीप लर्निंग के अंदर एक सॉल्वर होता है, जैसे एडम ऑप्टिमाइजर है, उसके बाद SGDM है, इन एडम है, वगैरह वगैरह, RMS प्रॉप है। तो इनमें से यानी वो ये एल्गोरिदम चूज करे कि इसमें से उस प्रॉब्लम के लिए पार्टिकुलर कौन सा बेटर है, ऑप्टिमल कौन सा है। इसे लर्निंग रेट जस्ट सिंगल वैल्यू देने के बजाय हम रेंज ऑफ वैल्यूज दे दें, उसमें से बता दे कि ये इसके लिए ऑप्टिमल वैल्यू पे कौन सी ऑप्टिमल वैल्यू पे वो बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। नंबर ऑफ एपार्क्स को वो सिलेक्ट करे, बैच है, कर्नल डेप्थ है, नंबर ऑफ लेयर्स हैं, मोमेंटम है, हील्यू उसके अंदर यूनिट्स कितने होने चाहिए, पूलिंग टाइप क्या हो, इनपुट साइज इमेज का क्या हो, रेगुलराइजेशन टर्म जो है वो कौन सी बेटर है, कर्नल का साइज क्या है, नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हैं, ड्रॉप आउट लेयर क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसमें से वो बता देगा। उसके बाद हमारी ये जो जर्नी है, इसका सबसे पहले हम यानी डेटा लेते हैं, फिर उसके ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेप करते हैं, नाइज रिमूव करते हैं, फलां विजुअलाइजेशन करने के बाद फिर हम फाइनली मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरफ आते हैं। उसके बाद ये हम डेटा डिफरेंट सोर्सेस से डेटा ले रहे हैं, यानी आप ये देखें कोई सेंसर डेटा है, कोई कॉल सेंटर का डेटा है, ट्रांजैक्शंस का डेटा है, ईमेल्स का डेटा है, इमेजेस का डेटा है, व्हाटसोएवर डेटा है, हम इसके ऊपर ये मशीन लर्निंग डीप लर्निंग अप्लाई करते हैं। तो हम यानी कभी क्लस्टरिंग कर रहे हैं, कभी अनसुपरवाइज्ड कर रहे हैं, कभी डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर रहे हैं, कभी सुपरवाइज्ड लर्निंग कर रहे हैं, कभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहे हैं, कभी रिग्रेशन कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, वेरी फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। इसी तरीके से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बाकी और अदर फील्ड्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ऑब्स्टेकल डिटेक्शन है, क्रॉप क्वालिटी है, सॉइल मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके बाद ग्रेडिंग क्वालिटी रिजल्ट है, सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स है, क्रॉप एंड लैंड असेसमेंट है, एग्रीकल्चर है, सॉइल पैटर्न्स हैं, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे देखें तो इनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन ब्रेन के अंदर AI की देखें तो अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, कॉग्निटिव एजिंग है। उसके बाद डीप एवोल्यूशनरी नेटवर्क्स इस्तेमाल किए हुए हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स इन्फॉर्म्ड न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, इन सो ऑन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इस वक्त 12 डिस्ट्रिप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, मोबाइल इंटरनेट आ गया है, 3D प्रिंटिंग आ गई है, रिन्यूएबल एनर्जी आ गई है, एनर्जी स्टोरेज आ गई है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये रोबोटिक्स एडवांस आ गए, इन फील्ड्स के अंदर ये AI बहुत जो है वो प्रॉमिसिंग है। इसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये कोई 17 टाइप्स के गोल्स हैं। तो क्लाइमेट चेंज आ गया, क्लीन वाटर आ गया, एनर्जी आ गया, हेल्थ आ गया, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इस पर पूरी दुनिया अब काम कर रही है। तो उसी के ऊपर हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग
को इस्तेमाल करके देख रहे हैं। तो अभी जितनी भी रिसर्च हमारी जा रही है, इन गोल में से किसको कवर कर रही है, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, इसको देखना होता है। अच्छा, इस जैसे अभी हमने ब्रेन की बात की, तो ब्रेन के अंदर ये था, जैसे हमारे पास ये डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं, इसके अंदर ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल लॉब्स हैं। फिर इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर आ रही है, पोस्टीरियर टू इंटीरियर आ गई है। इसको समझने के लिए हमारे पास जैसे ये देखें कि ये इलेक्ट्रोड सिस्टम है, स्टैंडर्ड ये 19 इलेक्ट्रोड सिस्टम है, फिर ये 64 है, फिर इस तरह से बढ़ता जाता है। तो ये बेसिकली ये जो फ्रंटल है, जैसे FP1 FP2 है, F7 F3 FZ F4 F8, यानी इसमें आर्ड वाले लेफ्ट पे आ रहे हैं, इवन वाले राइट पे आ रहे हैं। ये फ्रंटल आ गए, ये सेंट्रल आ गए, ये और ये टेम्पोरल आ गए, ये पैराइटल आ गए, ये ऑक्सीपिटल आ गए। अच्छा, जब हमने इलेक्ट्रोड सिस्टम ये बढ़ा दिए, तो ये अब ये देखें हैं वही फ्रंटल है, लेकिन अब वो पहले क्या था, F3 और F7 था, अब उसके दरमियान F1 भी आ गया, F5 भी आ गया, F9 आ गया, इस तरह इधर भी बढ़ गए, और बढ़ाएंगे तो इस तरह और नंबर ऑफ वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये हर इलेक्ट्रोड बेसिकली हमारे उस जो ब्रेन है ऊपर, इसके ऊपर वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होता है। जब ये इलेक्ट्रोड की ऐप लगाई जाती है, तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट से एक इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा होता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, या कोई डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और कम्प्लेक्सिटी कंसेप्ट आता है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास, जैसे अब ये देखें, ये एक फिगर है, इसमें ये है कि हमारे ये अगर ह्यूमन बॉडी में देखें, ये डिफरेंट ऑर्गन्स आ गए, तो ये दरमियान में जो ये कनेक्शन उनके दरमियान आ गए। जैसे एक हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर वो पूरे के पूरे इसके अंदर तमाम ऑर्गन्स, अच्छा ये स्ट्रक्चर होते हैं और ये कपलिंग है, यानी फंक्शन है। तो अब इट मीन्स कि अगर हमारे बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स सारे काम कर रहे हैं, तो उनके दरमियान स्ट्रक्चर, यानी फर्ज की हर ऑर्गन स्ट्रक्चर बन गया, और उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हार्ट का क्या काम है, ब्रेन का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, वगैरह वगैरह, तो वो अगर प्रॉपर काम करें तो वो सिस्टम ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। अगर उनमें या ऑर्गन या उसके दरमियान कहीं कपलम कोई गड़बड़ कर रही है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी इसी तरीके से रिड्यूस होती जाती है। ये बेसिक कंसेप्ट है। दूसरा, ये जैसे ब्रेन के अंदर हमने ये देखा कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेव्स बनती हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गेमा। तो जैसे हम इनको देखें तो डेल्टा वेव की रेंज ये है, थीटा की ये है, अल्फा की ये है। नॉर्मली ये जब हम रिलैक्स्ड होते हैं या हम क्लोज आइज होती हैं तो उसमें हेल्पफुल होती है। बीटा ये है जो अटेंशन के दौरान ये चलती है, थिंकिंग के दौरान। और गेमा, इसका एम्पलीट्यूड लो होता है, लेकिन ये किसी भी किस्म की डिजीज या उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, 22 से ऑनवर्ड 80 हर्ट्ज या उससे ऊपर तक होती है। अच्छा, अब हम हमारे पास जैसे ये एक प्रॉब्लम आ गया है, इसमें भी यही है कि जैसे शुरू में हमने प्रोस्टेट कैंसर को देखा था, अब ये एपिलेप्टिक सीजर डिटेक्शन है। तो ये बेसिकली हेल्दी और सीजर्स, जिनको सीजर है और हेल्दी, उनको क्लासीफाई करने के लिए हमने किया हुआ है। तो अब पहला स्टेप क्या है कि हमने वही किया हुआ है कि फीचर एक्सट्रैक्शन की हुई है। दूसरा स्टेप क्या किया हुआ है कि हमने वही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई किए हुए। फिर आखिर में उनको क्या किया हुआ, क्लासीफाई किया हुआ है क्रॉस वैलिडेशन के बाद। अब जैसे इसमें देखें तो ये मतलब किस्म की स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, KNN और सैम्पलिंग मेथड्स अप्लाई किए हुए हैं। तो बहुत सारी ये एवेल्युएशन मेजर्स यूज़ की हुई हैं। तो मैक्सिमम अगर हम एक्यूरेसी को देखें तो ये 99% आई हुई है, AUC इस तरह आई हुई है। उसी तरीके से इसी काम पे, यानी सेम प्रॉब्लम पे थोड़ा सा मजीद हमने किया कि पैरामीटर ऑप्टिमाइज किया। अब हमने जैसे कर्नल स्केल पिछले में फिक्स था, इसमें हमने कर्नल स्केल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 1 से लेकर 50 तक ले गए। उसके बाद हमने पिछले में शायद डिस्टेंस मीट्रिक्स को ये एक रखा था, अब इसमें डिस्टेंस को हमने चेंज कर दिया। जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस है, सिटी ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिक है, कोसाइन है, ये हमने चेंज कर दिए। तो अब इसमें देखें कि फर्दर परफॉर्मेंस हमारी जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद सेम काम है, यानी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसमें क्या काम किया है कि हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो और ऑप्टिमाइज करके और इस्तेमाल किए। जैसे हमने इन नेट, रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost, एवरेज इन नेट, GBM ये इस्तेमाल करिए। तो इस केस में हमारी परफॉर्मेंस और बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये बर हम क्या करते हैं, पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन है, कौन सा पार्टिकुलर एल्गोरिदम है हम जब यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उससे हमारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं।
फिर इसी तरीके से ये ह्यूमन आई और ड्यूरिंग आई क्लोज और ओपनिंग स्टेटमेंट में इसकी ये डिफरेंट वेव्स जो हमने कैलकुलेट किए देखें, गेमा वेव स्लो है और अल्फा डेल्टा वेव जो है वो उसकी एम्पलीट्यूड हाई है लेकिन वो फास्ट है। थीटा उससे ज़रा स्लो है, अल्फा फिर उससे स्लो है, बीटा उससे स्लो है, गेमा और स्लो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी हाई है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की ब्रेन के अंदर डिजीज हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से इसकी ये जो वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई की हुई है, यानी एक ही वक्त में हम टाइम और फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं। जैसे इस केस में देखें तो हम ये कह रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी के अंदर और किन टाइम के अंदर ये वेरिएशंस आ रही हैं, हम उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये में अगेन सेम केस है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी जा रही है, इस तरफ टाइम जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि आई ओपन और आई क्लोज के दरमियान किस टाइम और फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ चेंजेस आ रही हैं। और ये लास्ट राइट साइड पे टोपोग्राफिक मैप्स दिए हुए हैं, तो ये आई ओपन और ये आई क्लोज और आई ओपन है। तो ये बेसिकली कलर बता रहे हैं कि इसकी ये इंटेंसिटी वैल्यू किस लेवल पे कहाँ पे क्या आ रही है, और साइड पे उसका सिग्निफिकेंस चेक किया हुआ है। तो ये सिग्निफिकेंस बेसिकली इसकी डिफरेंट रेंजेस हैं, यानी मीडियम, लो या हाईली सिग्निफिकेंट है। तो जहाँ पे कलर ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, इट मीन कि वो ज़्यादा हाईली सिग्निफिकेंट है। इस केस में थोड़ा कम है, इसमें नो सिग्निफिकेंस है। तो यानी बेसिकली इन दोनों कंडीशनों को चेक करने के लिए किस किस इलेक्ट्रोड पे वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है और किस पे नहीं दे रहा, तो ये इसके अंदर ओवरऑल ये चेक किया हुआ है। इसी तरह ये थीटा बीटा क्रॉस फ्रिक्वेंसी कपलिंग है, थीटा गैमा है, ये यानी डिफरेंट वेव्स के अंदर जो है वो क्रॉस फ्रिक्वेंसी देखी हुई है, लेकिन इनमें देखें कि नॉर्मली बहुत कम सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से इनके दरमियान कोहेरेंस देखी गई है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के अंदर, इलेक्ट्रोड पेयर के अंदर किस जगह पे जो ज़्यादा यानी क्लोजर टू वन रिजल्ट जा रहे हैं, इट मीन कि वो ज़्यादा कोहेरेंट है, उनके दरमियान ज़्यादा कपलिंग है। इसी तरीके से फिर ये किया हुआ कि ये इलेक्ट्रोड सिस्टम है, और अब हम ये देखें कि नॉर्मली ये आई ओपन और आई क्लोज में हमने ये देखा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स बताए हुए यानी उन पे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये सेम केस था जो हमने पीछे डिस्कस किया। इसके बाद ये क्रॉस फ्रीक्वेंसी कपलिंग है। अब ये जस्ट ये 1 इलेक्ट्रोड 19 इलेक्ट्रोड ये, अब ये स्पेशल टेम्पोरल आ गया। तो ये अगर हम ये देखें, ये आई क्लोज आई ओपन और ये इनके दरमियान सिग्निफिकेंस, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी कैसे फ्लो कर रही है, यानी जैसे हमने एंटीरियर पोस्टीरियर देखा था या जो पिछले हमारा फ्लो है उस तरह जा रहा है। और इस केस में देखिए जब हमने अल्फा फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल किया, क्योंकि आई क्लोज और आई ओपन के दरमियान अल्फा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो इस केस में देखिए तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोड जो है वो सिग्निफिकेंस जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे ये है कि हम क्रॉस फ्रीक्वेंसी कपलिंग जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेज हैं हम उनसे को चेक करने के लिए देख सकते हैं कि ब्रेन के किस रीजन में वो इंफॉर्मेशन और या कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, हम उसको स्टडी कर सकते हैं। ये सारी की सारी ये स्टडीज थी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि जैसे ये लंग कैंसर डिटेक्शन है, उसको क्लासिफाई करने के लिए दो लंग टाइप के कैंसर जो हैं वो उनके डेटा सेट दिया हुआ है, जैसे नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल है। अब सबसे पहले इसके ऊपर इमेज प्री प्रोसेसिंग की हुई है, डेटा क्लीनिंग है, आगमेंटेशन है, रिडक्शन है, फीचर इंजीनियरिंग है, और उसके बाद डेटा की ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट किया हुआ है, फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई किए हुए हैं, और साथ इनके हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन है, डीप लर्निंग है, और साथ उनके क्या किए हुए हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे भी हमने पीछे देखा था, और फाइनली हमने इसको मॉडल को एवेल्युएट किया हुआ है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि अगेन लंग कैंसर है, इसके ऊपर कुछ इमेज एनहेंसमेंट के मेथड अप्लाई किए हुए हैं, जैसे गेमा करेक्शन है, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग है, फिर इस तरह फीचर इंजीनियरिंग की हुई है, हेलरिक हैं, जीएलसीएम फीचर्स हैं, फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, और फाइनली प्रेडिक्शन हमारे पास। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आ गई है
इसके अंदर भी अगेन ये सेम आई थिंक है। उसके बाद ये एक और प्रॉब्लम आ गया। अब इसमें ये ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर में फीचर इंजीनियरिंग की हुई है, फिर फीचर रैंकिंग की हुई है। अब हम ये देख रहे हैं कि बाकी केसेस में हम सिंपली क्लासीफाई कर रहे थे, इसमें हम ये कर रहे हैं कि फर्दर इन फीचर के अंदर क्या रिलेशनशिप है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन फीचर को रैंक करेंगे। जैसे इस केस में एनर्जी की बेस पे रैंक किया, एंट्रोपी की बेस पे, और एनर्जी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आया। जैसे अब ये देखें एनर्जी की एंट्रोपी वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद फिर हमने इसका फर्दर एनालिसिस किया। आर्क एनालिसिस है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है, केएल है, पियर्सन कोरिलेशन है, फिर सेगमेंट प्रोफाइल एनालिसिस है, नेटवर्क परफॉर्मेंस एनालिसिस है, और फाइनली हम उनकी 3D मैपिंग देखेंगे, प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड और सिग्निफिकेंस देखेंगे। जैसे इस केस में हमारे पास ये डिफरेंट फीचर्स थे, तो अब ये नोड हैं और इनके दरमियान लिंक है। तो ये जिनके दरमियान लिंक जा रहे हैं, इट मीन कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है। यानी जो हम मशीन लर्निंग में जो फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, तो हम उस पर फर्दर कंप्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर ये पियर्सन कोरिलेशन है या म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है या केएल है, ये हम फर्दर अप्लाई करके देख सकते हैं कि उन फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है और स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है। ये जितनी वैल्यू बड़ी होगी या ये लाइन हमारी बोल्ड होगी, उतना उनके दरमियान बेटर रिलेशनशिप होगा। और किन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, फिर ब्लू और रेड, यानी इधर पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद हम फर्दर उनकी अक्रंस देख सकते हैं, रिलायबिलिटी देख सकते हैं और प्रिसीजन देख सकते हैं। इसी तरीके से हम उनके दरमियान क्या कर सकते हैं, उनकी राक कर्व दे सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके लिए एक और है, ये रेडार चार्ट ग्राफ होता है। तो ये हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं उनका बाकी फीचर्स के साथ सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। जैसे ये ओवरऑल थी, ये इस क्लस्टर के दरमियान उसमें बाकी फीचर्स के साथ क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, इन सो ऑन, इन डेप्थ एनालिसिस बेसिकली हम इसका ये भी देख सकते हैं। उसके बाद ये एक और प्रॉब्लम है कि इसमें हमने यह किया कि NAC, न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी, ये बेसिकली हेल्पफुल होती है कि हम कोई भी सर्जरी करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम हमारा गोल ये होता है कि श्रिंक के ट्यूमर करें, कि जो फर्दर यानी स्प्रेड होने से बचाए उसको, इन मेक सर्जरी लेस इन्वेसिव एंड मोर इफेक्टिव। उसके लिए हम ये वाला NAC वाला प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ताकि वो रिमेनिंग कैंसर सेल्स है उनको कैंसर क्या करे, किल कर दे। इसके लिए हम PCR जो है वो प्री एंड अर्ली ट्रीटमेंट डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कई महीने जो है वो उनका वेट ना करना पड़े। तो इसके लिए बेसिकली हमने ये काम किया था कि कुछ वो पैरामीटर्स जो क्लिनिकल थे वो हमने जो है वो लिए, और कुछ हमने ये जो इमेजिंग फीचर्स लिए। तो अब इसमें हमने ये देखा कि हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर सब टाइप या क्लिनिकल जो फीचर्स थे वो देखे, तो उसमें एक्यूरेसी 84% आई। और फिर उसके बाद हमने टाइम पॉइंट्स पे भी सिर्फ टेक्सचर फीचर्स देखे तो उनकी एक्यूरेसी तकरीबन अप टू 84% आई है। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर और टेक्सचर फीचर्स को कंबाइन करके देखा तो हमारी एक्यूरेसी और टाइम पॉइंट्स को भी एक्यूरेसी बढ़ गई है। इट मीन्स कि हमारे एनालिसिस के लिए ये बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। फिर ये उनकी सेम रैंकिंग थी। अच्छा, अब हम पहले मशीन लर्निंग की बात की, अब हम डीप लर्निंग के ऊपर आते हैं। तो डीप लर्निंग में ये बेसिकली ये होता है कि हमारे पास डायनेमिक फीचर एक्सट्रैक्शन होती है। जैसे आप ये देखिए हमारे पास इमेज है, कुछ उसके लो लेवल फीचर्स हैं, कुछ मिडिल लेवल हैं, कुछ हाई लेवल हैं, और ये आउटपुट है। तो अब इसमें देखें ये जैसे एक हाउस है, उसके अंदर बेड रूम है, रूम के अंदर सोफा है, बाकी बेड्स हैं वगैरह वगैरह। तो लो लेवल फीचर्स में इसके ऑब्जेक्ट्स, ये कार्नर्स वगैरह डिटेक्ट करता है। मिडिल लेवल फीचर्स में ये थोड़ा सा मजीद ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं और फाइनली ये चीज़ हमारे पास बन जाती है। तो ये डीप लर्निंग बेसिकली इस तरीके से काम कर रहा था। अब डीप लर्निंग की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इस केस में मल्टी क्लास कोविड-19 है। कि हमने मल्टी क्लास का डेटा लिया, पहले हमने इसी तरह इमेज प्री प्रोसेसिंग अप्लाई की,
फिर उसके बाद ट्रेनिंग टेस्टिंग की, फिर उसके बाद डीप लर्निंग के मेथड्स अप्लाई किए विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स विद ऑप्टिमाइज पैरामीटर्स। इस तरह ये एक दूसरी एग्जांपल है। इस केस में भी हमने मल्टी क्लास कोवर्ट का डेटा लिया। अब यहाँ फीचर्स हमने रेस्टनेट यानी डीप लर्निंग से अप्लाई निकाले और उसके बाद हमने उनको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दिया और फाइनली हमने क्या किया, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन किए। तो अब इस केस में देखें कि जब हमने पैरामीटर ऑप्टिमाइज किए तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ये आ रही है, जब हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स की तो हमारी परफॉर्मेंस ये आ रही है। तो ऑब्वियसली अब जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स और बेहतर आएंगे। इसी तरीके से सेम मल्टी क्लास ब्रेन ट्यूमर का काम है। अब यहाँ पे डीप लर्निंग के बजाय वीएन ट्रांसफार्मर अप्लाई किया हुआ है। अब वीएन ट्रांसफार्मर में ये होता है कि ये बेसिकली हमारे पास जो इमेज होगी उसको डिफरेंट पैचेस में डिवाइड कर देगा और फिर फर्दर उसको आगे रिकंस्ट्रक्ट करेगा। और इस केस में ये है कि नॉर्मली यही देखा गया है कि जो हम VIT इस्तेमाल करते हैं और जितना हमारा लार्जर डेटा होता है उसके लिए डीप लर्निंग से वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बेहतर होता है। और फिर दूसरा ये काम है प्री प्रोसेसिंग में एक और काम भी अप्लाई किया होता है वेवलेट का। वेवलेट का ये काम होता है कि हमारे पास यानी वो इमेज की क्वालिटी को भी बेहतर करता है। और दूसरा ये है कि वेवलेट और फोरियर में डिफरेंस ये है कि वेवलेट में जो हम विंडोइंग साइज है वो वेरिएबल लेते हैं, जबकि फोरियर में ये होता है वो फिक्स्ड विंडो साइज होता है। फिक्स्ड विंडो साइज में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शायद कैप्चर प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें ये होता है कि लो और हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर हमारे पास ये होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए नैरो विंडो होती है जिसमें बेटर टाइम रेजोल्यूशन होती है, जबकि लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि वाइडर विंडो यूज करते हैं जो कि बेटर फ्रिक्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए होती है। तो इस वजह से वेरिएबल विंडो साइज जो वो ज़्यादा बेटर एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से ये अगेन मल्टी क्लास कोवर्ट प्रॉब्लम है। जैसे हमने मल्टी क्लास दी, सबसे पहले ये हमने प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स इस्तेमाल किए, फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। मशीन लर्निंग में हमने कौन से एल्गोरिथम इस्तेमाल किए और फीचर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन की। इस तरह डीप लर्निंग के अंदर भी हमने एल्गोरिथम अप्लाई किए और पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन किए। अगेन ये अगले स्टेप में हमने ये काम किया कि अब हमने डीप लर्निंग मॉडल्स को फर्दर हाइब्रिड कर दिया, तो उससे और बेटर हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इससे अगले केस में हमने ये किया कि क्योंकि जब हम डीप लर्निंग मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो उससे वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है, तो हम फिर मज़ीद उसके ऊपर क्या किया कि हमने स्टैटिक और डायनेमिक फीचर्स कैलकुलेट किए, तो उससे हमने मॉडल को और एफिशिएंट बना लिया। इसी तरीके से हमने पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन की बात की। जैसे तो अब हम जैसे ये मुख्तलिफ हमारे पास पैरामीटर्स हैं, तो हम इनमें से कोई ऑप्टिमल एल्गोरिथम अप्लाई करके वो उसमें से ऑप्टिमल फीचर्स जो हैं वो या पैरामीटर है उसको सिलेक्ट करते हैं। अगेन ये एक और एग्जांपल आ गई है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है यूजिंग वीन ट्रांसफार्मर। इसमें भी हमने ये काम किया कि सबसे पहले डेटा ऑगमेंटेशन की है, यानी ये मतलब किस्म के ऑगमेंटेशन की मेथड अप्लाई किए, फिर इमेज एनहेंसमेंट की मेथड अप्लाई किए, उसके बाद सेगमेंट किया, यानी कुछ ऐसे एल्गोरिथम अप्लाई करके उसमें से जो नॉइज है उनको रिमूव करके हमने जस्ट वो हमारा रेलिवेंट पार्ट हमने इसको यूटिलाइज किया और फाइनली हमने इसको क्लासीफाई किया। अब जैसे हम ये देखें कि ऑगमेंटेशन है या एनहेंसमेंट है, जैसे ओरिजिनल इमेज है, इमेज एडजस्टमेंट है, गेमा करेक्शन है, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग है और उसका हीट मैप है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई है। ये एक फर्स्ट क्लास की आ गई है ब्रैकीथेरेपी की और ये प्रोस्टेट की इमेजेस आ गई हैं। इस तरह हम कोवर्ट की बात करें तो इस केस में भी जैसे ये ओरिजिनल इमेज है, एडजस्टमेंट है, एनहेंसमेंट है और इसका हीट मैप है, ये ऐसे चल रहा है। इस तरह इसके अंदर भी जो हमने ऑगमेंटेशन किया, अब ऑगमेंटेशन में रोटेट कर देते हैं। जैसे हमारे पास जब डेटा बैलेंस नहीं होता तो हम ऑगमेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, तो हम डेटा को बेसिकली इन प्रोसेसेस से गुजार के हम जो है वो बैलेंस्ड कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर इलास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, पोलर है, जिग्सा है, इन्वर्जन है, इमेज सोलराइजेशन है एंड सो ऑन। तो ये हर एक डिफरेंट केस के लिए, यानी कि ये केस कोविड के केस में है, बैक्टीरियल, वायरल और नॉर्मल निमोनिया के। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जर्नल सिलेक्शन, यानी सारा कुछ करने के बाद हम क्या काम करते हैं कि पार्टिकुलर जर्नल सिलेक्शन हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो ये HEC का जर्नल सिलेक्शन क्राइटेरिया है,
तो अगर हम इस पर जाएं तो इसके लिए ये होता है कि जैसे HEC का आप यहाँ से पार्टिकुलर डिसिप्लिन वाइज देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करने के लिए हमारे पास बेसिकली रेलिवेंट जर्नल का होना भी लाजमी है। तो अगर आप ये देखें तो जैसे इस केस में ये जर्नल प्रेस्टीज इंडेक्स है, जैसे ये 99 प्रोसीडिंग ऑफ IEEE है, फिर इसी तरीके से ये WA कैटेगरी है, प्लाटिनियम है। इसी तरीके से आप यानी यहाँ से 1 बाय 1 देखते जाएं तो आपको रेलिवेंट जर्नल का पता चल जाएगा कि ये कौन सा जर्नल है, कौन सा जर्नल उसकी सूटेबिलिटी क्या है एंड सो ऑन। तो ये इंडेक्स इसका बढ़ता जाएगा, ये इंडेक्स कम होता जाएगा और ये जर्नल जी कैटेगरी भी कम होती जाएगी जब आप नेक्स्ट इस पे स्क्रॉल करते जाएंगे। तो आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट ये सारे का सारा काम देख सकते हैं। दूसरा ये वेब ऑफ साइंस है। वेब ऑफ साइंस ये इंटरनेशनल रिकग्निशन है। जैसे हमारे पास फर्क किया बिग डेटा रिसर्च है, ये जर्नल आ गया, ठीक है। हम इस पे करेंगे तो इसमें ये बता देगा कि ये बिग डेटा रिसर्च है, ISSN नंबर है, और उसके बाद ये इसका SCI साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, या SCI होगा, या SCIE होगा, या ESCI होगा। उसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर है। हम इसकी मोर डिटेल में जाएंगे, मोर डिटेल में इसकी रैंकिंग भी बता देगा, ये Q1 में आता है, Q2 में आता है, 3 में आता है या 4 में आता है। फिर उसके बाद ये बता देगा कि हर रेलिवेंट पार्टिकुलर फील्ड में किस में रैंक कर रहा है, और इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, साइटेशन इंडिकेटर क्या है, टोटल साइटेशंस क्या हैं, ओपन एक्सेस सपोर्ट हाइब्रिड है या क्या है, कंट्री कौन सी है, एक्टिव है भी या नहीं है। ये भी बात करती होता है कि जो डिस्कनेक्टेड जर्नल्स हैं वो भी इसमें शो कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मसलन जब हम देखते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जैसे मैं इसी जर्नल को देखता हूँ बिग डेटा रिसर्च को, उसमें ये होता है कि आप जब भी अपना आर्टिकल लिखते हैं तो पब्लिश करने के लिए आप उस पार्टिकुलर जर्नल पर जाएं, उस जर्नल से यानी बेसिक आपको उसके क्या कहते हैं स्कोप को लाजमी देखें। स्कोप को देखने के बाद उसके अंदर जितने रेलिवेंट जो उसके पेपर्स हैं आप उनको भी बेसिकली चेक करें कि उनकी फॉर्मेटिंग क्या है, उनका स्टाइल क्या है। और सिंपली मैं अगर ये कहूँ कि जाहिर है जो भी जर्नल पब्लिश करना चाहता है तो वो ये देखता है कि उनके पास जो भी पेपर हो वो ऑलरेडी उसके अंदर जो पेपर क्वालिटी के हैं वो कोई यानी माठे पेपर को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जाहिर है उनकी वरना उसकी जर्नल की इमेज खराब हो जाती है। तो कोशिश करें कि जो उसके अंदर ऑलरेडी पेपर पब्लिश्ड हैं उनकी फॉर्मेटिंग, स्टाइल, क्वालिटी, कंटेंट्स उनसे बेहतर आप चीज़ें प्रोवाइड करें। जब ऐसी काम करेंगे तो वो आपको ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, यानी उस जर्नल उसको रिव्यू के लिए लेगा, पेपर को लेगा। तो बहरहाल ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो इन चीज़ों की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी मैं कोशिश करूँगा। ये तो मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू दिया है कि एक कैसे क्वालिटी पेपर जो है वो बना सकते हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पेपर के अंदर बेसिकली जब भी आप पेपर बनाते हैं तो आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है वो उसको थॉरोली और एक्सटेंसिवली स्टडी करें, और जो आपके पास लिमिटेशंस है लिखें, और आप जो एविडेंस जो ला रहे हैं आप उनको लाजमी स्टडी करें। फिर आप अपने स्कीमेटिक डायग्राम या फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, वहाँ से आपकी क्वालिटी आएगी। फिर इस्तेमाल करें, आप उन सब मेथड्स को समराइज करें और इनको इम्प्रूव करें। और फाइनली जो आपकी आउटकम्स हैं यानी डिस्कशंस हैं, कंपैरिजन लाजमी करें। डिस्कशंस में फाइनल अपनी आउटकम्स लाजमी दें और फाइनली हम डिसीजन करें। तो इसमें आपकी पेपर की वर्थ भी बढ़े, तो ये है कि वो आपको बाकी भी बड़ा हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि ये आपको यानी आपकी पेपर पब्लिशिंग के लिए ये एक अच्छा सेमिनार है जो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की गई है। बहरहाल
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।